आज हम आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार व इतिहासकार डॉक्टर नगेंद्र की चर्चा करेंगे। डॉक्टर नगेंद्र का जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के अतरौली नामक गांव में मार्च सन 1915 में हुआ। उनके पिता पंडित राजेंद्र विचार से आर्य समाजी थे। जमींदारी के कामों में न उनकी रुचि थी न प्रवृत्ति। परिणामतः उनका अधिकांश जीवन आर्य समाज सुधारक नीतियों के लिए कार्य करते हुए बीता। उनकी माता श्रीमती शिवधारा एटा जिले के एक गांव के संभ्रांत धनी जमींदार श्री चौधरी की पुत्री थी। उनके पिता पंडित गंगा प्रसाद का संबंध उत्तर प्रदेश के संपन्न तथा प्रसिद्ध नगाइच परिवार से था। नगेंद्र के पिता पंडित राजेंद्र पंडित गंगा प्रसाद के दत्तक पुत्र थे। डॉक्टर नगेंद्र के व्यक्तित्व निर्माण में उनकी इस पारिवारिक पृष्ठभूमि की निश्चित और महत्वपूर्ण भूमिका थी। डॉक्टर नगेंद्र की प्राइमरी शिक्षा अतरौली के एक स्कूल में हुई। यहीं से सन 1928 में उन्होंने प्रथम श्रेणी में 8वीं पास की। उनके आगे की शिक्षा एंग्लो इंडियन वैदिक हाई स्कूल अनूप शहर में हुई, जहां से उन्होंने सन 1930 में प्रथम श्रेणी में हाई स्कूल की परीक्षा पास की। इंटरमीडिएट उन्होंने चंदौसी से किया और बीए की शिक्षा के लिए इलाहाबाद चले गए। वहाँ रुचि का विषय न मिलने पर 2-3 सप्ताह बाद ही वे सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा में प्रवेश लेकर पढ़ने लगी। उनका विवाह 19 वर्ष की आयु में ही, जब वे एमए प्रथम वर्ष के छात्र थे, बुलंदशहर के एक ब्राह्मण परिवार की कन्या रक्षावती देवी के साथ हुआ। उनकी पत्नी भी हिंदी प्रभाकर की गोल्ड मेडलिस्ट, संस्कृत की सिद्धांत शास्त्रा और आचार विचार से कट्टर आर्य समाजी थी। उनकी 2 पुत्रियां थीं, जिनके नाम क्रमशः सुषमा प्रियदर्शिनी और प्रमिला प्रियदर्शिनी था। ये नाम इंदिरा गांधी से प्रभावित होने के कारण रखे गए थे। डॉक्टर नगेंद्र की औपचारिक शिक्षा अंग्रेजी में हुई। उनके आरंभिक जीवन में अंग्रेजी उनकी आजीविका का साधन अवश्य बनी, पर उनकी रुचि का केंद्र मुख्य रूप से हिंदी साहित्य ही रहा। अंग्रेजी साहित्य का अध्यापन करते हुए ही उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से सन 1937 में एमए की डिग्री हासिल की। इसी समय उन्होंने अपनी पहली आलोचनात्मक कृति सुमित्रानंदन पंत और उसके बाद साकेत एक अध्ययन की रचना की और रीतिकालीन पृष्ठभूमि में देव का स्थान विषय पर शोध कार्य किया। उनके शोध प्रबंध और अन्य आलोचनात्मक कृतियों के आधार पर आगरा विश्वविद्यालय ने सन 1947 में पीएचडी की अर्हता को निरस्त कर उन्हें सीधे डीलिट की उपाधि प्रदान की। यह उस समय के साहित्यिक परिदृश्य में एक सर्वथा नई और ऐतिहासिक घटना थी। इस शोध प्रबंध के ऐतिहासिक महत्व का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि रीति काव्य की भूमिका तथा देव और उनकी कविता नाम से 2 खंडों में प्रकाशित यह प्रबंध आज भी रीतिकाल पर शोध करने वालों के लिए सबसे प्रामाणिक स्रोत ग्रंथ के रूप में मान्य है। डॉक्टर नगेंद्र ने 1947 में आकाशवाणी के महानिदेशक के आमंत्रण पर दिल्ली केंद्र में पहले कार्यक्रम निदेशक और कुछ समय बाद समाचार विभाग पर्यवेक्षक का पद स्वीकार कर लिया। इस पद पर वे अधिक समय तक नहीं रहे, पर जितने समय भी रहे उन्होंने समाचारों और उद्घोषणाओं की भाषा को परिष्कृत रूप देने का प्रयास किया। आज़ादी के तत्काल बाद का यह वह दौर था जब आकाशवाणी में हिंदी का प्रवेश हो रहा था। नगेंद्र से पहले शब्दों के रूप और उच्चारण के मानकीकृत रूपों के प्रयोग पर किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया था। डॉक्टर नगेंद्र ने अशुद्ध उच्चारण पर रोक लगाई तथा उच्चारण शुद्ध किया। सन 1952 में डॉक्टर नगेंद्र के जीवन में एक ऐतिहासिक मोड़ आया। दिल्ली विश्वविद्यालय में तब तक स्वतंत्र विभाग के रूप में हिंदी का अस्तित्व नहीं था। वह संस्कृत विभाग के अंतर्गत था। पहली बार हिंदी विभाग पृथक कर इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर नगेंद्र को नियुक्त किया गया। विश्वविद्यालय में अपनी कर्मठता और लगन से विभाग को डॉक्टर नगेंद्र ने जो रूप दिया, उसके कारण उन्हें बहुत सम्मान मिला। देखते ही देखते दिल्ली विश्वविद्यालय का हिंदी विभाग देश का सबसे बड़ा हिंदी विभाग बन गया। विभाग के इस वर्णनातीत विकास का श्रेय नगेंद्र को ही जाता है। हिंदी विभाग के विकास और विस्तार में डॉक्टर नगेंद्र के अमिट उत्साह, काम करने की लगन, विवेक और दृढ़ संकल्प का हाथ तो था ही, तत्कालीन परिस्थितियां भी उनके अनुकूल थीं।
हिंदी का राजभाषा होना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का राष्ट्रपति होना और राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का सांसद बनकर दिल्ली आना विशेष रूप से लाभदायक रहा। अपने समय के सभी बड़े रचनाकारों व राजनीतिज्ञों से उनका अच्छा परिचय था। हिंदी के पठन पाठन के लिए उन्होंने समयानुरूप नया पाठ्यक्रम तैयार किया। यह पाठ्यक्रम वर्षों तक देश के अन्य विश्वविद्यालयों के लिए मॉडल बना रहा। उन्होंने भारतीय भाषाओं के बीच आदान प्रदान और संपर्क बढ़ाने के लिए अथक प्रयत्न किए। वे अनेकता में एकता के प्रबल समर्थक थे। वे चाहते थे कि भारतीय भाषाओं के बीच तुलनात्मक अध्ययन की परंपरा का विकास हो और आदान प्रदान की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिले। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर उन्होंने हिंदी अनुसंधान परिषद की स्थापना की। सन 1950 से 70 का समय डॉक्टर नगेंद्र के चरम उत्कर्ष का काल था। मध्याह्न के सूर्य की तरह उनका प्रचंड तेज पूरे देश के विश्वविद्यालयों पर छाया था। हिंदी से संबंधित हर सरकारी गैर सरकारी समिति में उनकी उपस्थिति अनिवार्य थी। 20वीं शताब्दी के चौथे दशक में आलोचना लिखना प्रारंभ करने वाले डॉक्टर नगेंद्र अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक आलोचना कर्म में निरत रहे। हिंदी व भारतीय साहित्य के विकास के लिए भगीरथ प्रयास करने वाले प्रख्यात आलोचक डॉक्टर नगेंद्र का निधन 27 अक्टूबर 1999 को हुआ। उनकी प्रमुख प्रकाशित कृतियां इस प्रकार हैं। आलोचना की कुल 43 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। विचार और अनुभूति, सुमित्रानंदन पंत, साकेत एक अध्ययन, आधुनिक हिंदी नाटक, विचार और विवेचन, रीति काव्य की भूमिका, विचार और विश्लेषण, आधुनिक हिंदी कविता की मुख्य प्रवृत्ति, भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा, रस सिद्धांत, नई समीक्षा, नए संदर्भ, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका, काव्य बिंब, शैली विज्ञान, मिथक और साहित्य, साहित्य का समाजशास्त्र एवं भारतीय महाकाव्य। उनके संपादित ग्रंथों की कुल संख्या 47 है, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। अरस्तु का सौंदर्य शास्त्र, भारतीय वाङ्मय, भारतीय साहित्य कोश आदि। संस्मरण, चेतना के बिंब, आत्मकथा, अर्धकथा, यात्रावृत्त, तंत्रालोक से यंत्रालोक तक, अप्रवासी की यात्राएं। उनकी कविताओं के संग्रह हैं वनबाला, छंदमयी एवं मर्मकथा। उन्होंने 16 अंग्रेजी कृतियों का अनुवाद किया है। उनके द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं वार्षिकी, संस्कृति व देवनागर। उनकी समीक्षा का वैचारिक आधार अगर हम देखना चाहें तो डॉक्टर नगेंद्र ने अपनी समीक्षा के वैचारिक आधार को मेरी साहित्यिक मान्यताएं शीर्षक से लिखे निबंधों में स्पष्ट किया है। उनकी दृष्टि में मूल बात है रागात्मक अनुभूति की अभिव्यक्ति। उनका मानना था कि अभिव्यक्ति में भेद केवल विधि का होता है। कोई प्रत्यक्ष रूप से अपनी अनुभूति को व्यक्त करता है, वो कोई प्रसंग या कथा के रूप में अप्रत्यक्ष तरीके से। डॉक्टर नगेंद्र ने अपना पहला समीक्षात्मक निबंध छायावाद पर सन 1937 में लिखा। डॉक्टर नगेंद्र की छायावाद के बारे में कही गई सूत्रात्मक सूक्ति, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, वर्षों तक छायावाद की परिभाषा बनी रही। डॉक्टर नगेंद्र आलोचना के लिए चुनाव उन्हीं विषयों का करते थे जिनमें उनकी गहन रुचि होती थी। वे व्यक्तिवादी दृष्टिकोण के समर्थक थे। कामायनी, उर्वशी एवं कुरुक्षेत्र की समीक्षाओं में इसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। डॉक्टर नगेंद्र की रुचि गद्य की अपेक्षा पद्य की आलोचना में अधिक थी। आलोचना के क्षेत्र में लंबे समय तक सक्रिय रहने के बावजूद उन्होंने किसी नए नाटककार अथवा कथाकार की समीक्षा नहीं की। 1940 में उन्होंने आधुनिक हिंदी नाटक नामक रचना लिखी थी। इसके बाद उन्होंने नाटकों को अपनी आलोचना का विषय नहीं बनाया। उनकी रुचि मूल रूप से सैद्धांतिक विवेचन में अधिक रहती थी। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी आलोचना को व्यावहारिक एवं सैद्धांतिक दोनों दृष्टियों से संवर्धित किया है। वे रसवादी आलोचक हैं। रस सिद्धांत में रस की सांगोपांग विवेचना करते हुए उन्होंने इसे पुनः प्रतिष्ठित करने का विद्वत्तापूर्ण प्रयास किया है। रसवाद पर जितना आग्रह नगेंद्र का दिखाई पड़ता है उतना किसी अन्य आलोचक का नहीं। सर्वप्रथम छायावादी आलोचक के रूप में ही उन्हें प्रसिद्धि मिली। छायावादी काव्य के प्रति वे विशेष रूप से आकृष्ट थे। सुमित्रानंदन पंत कृति उसी का परिणाम है।
इसके विपरीत साकेत एक अध्ययन में उनकी शास्त्रीय अभिरुचि व्यक्त हुई है। रीतिवादी काव्य की भूमिका तथा देव और उनकी कविता जो क्रमशः 1940 और 1949 में प्रकाशित हुई, रस सिद्धांत पर उनकी गहरी पकड़ की पुष्टि करती है। संस्कृत काव्य शास्त्र के रस सिद्धांत को उन्होंने ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं करते हुए उसमें मनोविज्ञान की पूरी सहायता ली। आधुनिक हिंदी नाटक, विचार और अनुभूति, आधुनिक हिंदी कविता की मुख्य प्रवृत्तियां आदि ग्रंथों में उनकी तीखी मनोवैज्ञानिक दृष्टि के दर्शन होते हैं। इसलिए कुछ लोगों ने उन्हें भ्रमवश फ्रायडवादी आलोचक कहा है। नगेंद्र आधुनिक साहित्य के आंदोलनों से हमेशा जुड़े रहे। एक तरफ जहां उन्होंने कामायनी के अध्ययन की समस्याएं ग्रंथ की रचना की, वहीं वे नई कविता, उपन्यासों और कहानियों को भी समय समय पर मूल्यांकित करते रहे। नई समीक्षा, नए संदर्भ में मूल्यों का विघटन, सांस्कृतिक संकट, आधुनिकता का प्रश्न आदि ज्वलंत विषयों पर उन्होंने विचार व्यक्त किए हैं। इन विचारों में रसवादी दृष्टि के प्रति उनका एक संतुलित दृष्टिकोण दिखाई देता है। आलोचना के क्षेत्र में जितना कार्य उन्होंने किया, उससे कहीं अधिक कार्य योजना बनाकर दूसरों से करवाया। उनकी अंतिम योजना 20वीं शताब्दी का हिंदी साहित्य पर बृहदाकार 5 खंड प्रकाशित करने की थी। इन खंडों पर कुछ कार्य हुआ भी, किंतु उनके असामयिक निधन के कारण यह कार्य अधूरा रह गया। उसे 20वीं शताब्दी के हिंदी साहित्य का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि एक महत्वाकांक्षी योजना पूर्ण न हो सकी। डॉक्टर नगेंद्र का मानना था कि यद्यपि हर देश की संस्कृति और परिवेश के अनुरूप अपना अलग ढंग का साहित्य होता है और उसका एक साहित्य शास्त्र भी होता है, परंतु फिर भी सब में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो सार्वभौम तथा शाश्वत होते हैं। इन तत्वों के आधार पर विश्व साहित्य की कल्पना को साकार किया जा सकता है। डॉक्टर नगेंद्र प्रारंभ में मनोविश्लेषण शास्त्र के सिद्धांतों से प्रभावित थे। यही कारण था कि प्रगतिशील लेखक संघ में होते हुए भी वे मार्क्सवाद की सीमाओं को लगातार रेखांकित करते रहे। मनोविश्लेषण शास्त्र के सिद्धांतों से प्रभावित होने के कारण ही दीपशिखा की समीक्षा करते हुए 1944 में उन्होंने लिखा था, दीपशिखा के गीतों की अनुभूति को पार्थिव माने बिना काम नहीं चल सकता और वास्तव में सभी ललित कलाओं के, विशेषतः काव्य और उससे भी अधिक प्रणय काव्य के मूल में अतृप्त काम की प्रेरणा मानने में आपत्ति के लिए स्थान नहीं है। इसीलिए प्रारंभ में उन्हें मनोवैज्ञानिक आलोचक माना गया, किंतु धीरे धीरे फ्रायड के प्रभाव से वे बाहर निकल आए और रस सिद्धांत की ओर आकर्षित होने लगे, जिसका प्रमाण विचार और विवेचन शीर्षक निबंध में संग्रहित रस का स्वरूप, साधारणीकरण और श्रृंगार रस, ये 3 निबंध हैं। उन्होंने रस सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना की। इसका प्रकाशन सन 1964 में हुआ। विविध पक्षों के तात्विक विवेचन, विश्लेषण और उनसे संबद्ध समस्याओं की मार्मिक परीक्षा का प्रयास उनसे पहले किसी ने नहीं किया। इसके साथ ही उन्होंने काव्यबिंब, शैली विज्ञान, मिथक और साहित्य, नई समीक्षा, नए संदर्भ, साहित्य का समाजशास्त्र, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका, पाश्चात्य समीक्षा शास्त्र, सिद्धांत और परिदृश्य जैसी पुस्तकों की रचना की। साहित्य शास्त्र संबंधी प्राचीन भारतीय चिंतन को आधुनिक पाठक के लिए प्रामाणिक रूप से सुलभ कराना डॉक्टर नगेंद्र का ऐसा महत्वपूर्ण कार्य था जिसने हिंदी साहित्य के विकास को नई दिशा दी। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा लिखे गए निबंध नई समीक्षा में नई समीक्षा के उदय और उस पर पड़े प्रभावों का विवेचन किया गया है। इसका प्रकाशन सन 1970 में हुआ। रस के प्रति उनके आकर्षण और चिंतन की परिणति रस सिद्धांत के रूप में हुई, जिसे आधुनिक सैद्धांतिक आलोचना में मील का पत्थर माना गया। अपनी व्यावहारिक आलोचना में वे मुख्यतः कविता केंद्रित रहे हैं। डॉक्टर नगेंद्र का कहना था कि नवजागरण, स्वाधीनता आंदोलन, साम्यवादी विचारधारा का प्रभाव जैसी सभी घटनाओं का प्रभाव संपूर्ण भारत पर पड़ा। अतः संपूर्ण भारतीय साहित्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना व आधुनिक काव्य प्रवृत्तियाँ कम या अधिक लेकिन प्रतिबिंबित अवश्य हुई हैं। हर भाषा के साहित्य की अपनी निजता, अपना स्वरूप, वैशिष्ट्य है जो उसकी अलग पहचान कराता है। यही वह अनेकता है जिसे एकता के बावजूद अलग रेखांकित करना जरूरी है।
डॉक्टर नगेंद्र ने भारतीय साहित्य की इस मूलभूत एकता के पक्ष में एक और तथ्य प्रस्तुत किया है। इसे वे साहित्यिक पृष्ठाधार कहते हैं। वे कहते थे कि भारतीय वाङ्मय अनेक भाषाओं में अभिव्यक्त एक ही विचार है। उनके द्वारा संपादित पुस्तक भारतीय साहित्य में उन्होंने भारत की विभिन्न भाषाओं में रचित साहित्य की विविध प्रवृत्तियों और शैलियों का विस्तार से उल्लेख किया है। वे इस बात पर जोर देते थे कि भारत की विभिन्न साहित्यों में विद्यमान समान तत्वों एवं प्रवृत्तियों का विधिवत अध्ययन साहित्य की पहली आवश्यकता है। भारतीय साहित्य की स्थिति ऐसे एकता विविधतापूर्ण साहित्यों के समूह की है जिसकी अलग अलग इकाइयां परस्पर विरोधी नहीं अपितु संपूरक हैं। हिंदी साहित्य के प्रतिष्ठित निबंधकारों में डॉक्टर नगेंद्र का नाम उल्लेखनीय है। समीक्षात्मक निबंधकारों में वैयक्तिकता का सर्वाधिक संस्पर्श डॉक्टर नगेंद्र के निबंधों में मिलता है। कवि कल्पना और मनोवैज्ञानिक दृष्टि उनके व्यक्तित्व के अपरिहार्य अंग हैं। यौवन के द्वार पर जैसे निबंधों में व्यक्तिव्यंजक निबंधों सी निर्बंधता और आत्मीयता आ गई है। समीक्षात्मक निबंधों में भी उनका व्यक्तित्व सर्वत्र परिलक्षित होता है, परंतु एक भिन्न रंग के साथ। बार बार अपने ही से सवाल पूछना और अपनी ही मान्यताओं के प्रति शंकालु हो उठना निसंगता के अभाव में संभव नहीं है। निसंगता और आग्रह के बीच की तनावपूर्ण स्थितियां ही उनके निबंध सृजन का मूल है। कार्यकारण की श्रृंखला, पैने तर्कों और विश्लेषण की अद्भुत क्षमता ने उनके निबंधों को विश्वसनीय बनाने में पूरा योगदान दिया है। आस्था के चरण उनके निबंधों का वृहद संग्रह है। हिंदी के प्रख्यात रसवादी आलोचक एवं निबंधकार डॉक्टर नगेंद्र ने कुछ भावभीने स्मृति चित्र भी लिखे हैं। चेतना के बिंब में संकलित ऐसी रचनाओं में विश्लेषण की गंभीरता व तटस्थता पर उनका अधिक ध्यान रहा है। जिन व्यक्तियों ने डॉक्टर नगेंद्र के जीवन को किसी न किसी रूप में प्रभावित किया, उनमें से कुछ को उन्होंने समय समय पर अपनी लेखनी के विषय के रूप में चुना। ये स्मृतियाँ चेतना के बिंब शीर्षक से पुस्तकाकार संकलित हैं। पुस्तक के प्रारंभ में उन्होंने इसे रेखाचित्र और संस्मरण के शिल्प का सामंजस्य बताया है। डॉक्टर नगेंद्र ने इन स्मृति चित्रों के बारे में कहा है कि ये उनकी साहित्यिक श्रद्धांजलि का अभिलेख है। इनमें राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा शामिल हैं। यात्रावृत्त। आधुनिक युग में ऐसे यात्रावृत्त पर्याप्त मात्रा में लिखे गए हैं जिनमें किसी एक देश से संबद्ध यात्राओं का वर्णन देने के स्थान पर एकाधिक देशों के यात्रा वृत्तांतों को एक स्थान पर संकलित कर दिया गया है। ऐसे लेखकों में डॉक्टर नगेंद्र भी हैं। उन्होंने जापान, अमेरिका, यूरोप आदि देशों के सामाजिक और शैक्षिक जीवन का रोचक एवं ज्ञानप्रद विवरण प्रस्तुत किया है। अमेरिकी विश्वविद्यालयों में हिंदी उनके यात्रावृत्त का सर्वाधिक ज्ञानवर्धक प्रकरण है। संस्मरण की शैली में लिखे गए वृत्तांत रोचक हैं। इस क्रम में पहला संकलन तंत्रालोक से यंत्रालोक तक 1968 में प्रकाशित हुआ और दूसरा अप्रवासी की यात्राएं 1971 में। पहले संकलन के लेखों के बारे में उनका कहना है कि मैंने इन निबंधों को यात्रा लेख न कहकर यात्रा संस्मरण कहा है। ये यात्रा वृत्तांत इस दृष्टि से दिलचस्प हैं कि जिस समय इनकी रचना हुई उस समय तक औपनिवेशिक मानसिकता से लैस भारतीयों की दृष्टि में विदेश यात्रा का बड़ा महत्व था, हिंदी वालों के लिए तो और भी अधिक। डॉक्टर नगेंद्र ने ये यात्राएं महत्व और आश्चर्य की मिली जुली अनुभूति के साथ संपन्न की। अप्रवासी की यात्राएं में संकलित लेखों में नगेंद्र का कहना है कि विदेश यात्राओं के अनेक रोचक और ज्ञानप्रद स्मृति संस्कारों को सुरक्षित रखना ही मेरा सामान्य लक्ष्य रहा है। इन यात्रा लेखों की भिन्नता इस बात में है कि इनमें उनकी निजी अनुभूतियों के साथ उनकी प्रतिक्रिया अधिक मुखर हुई है। डॉक्टर नगेंद्र ने सर्जनात्मक साहित्य और काव्यानुवाद के अलावा जीवन के संध्या काल में एक आत्मकथा भी लिखी है। इस रचना के लिए उन्होंने शीर्षक चुना है अर्धकथा। यह अर्धकथा डॉक्टर नगेंद्र के जीवन की विकास यात्रा की दास्तान तो है, पर वह एक पक्षीय है। वे अक्सर ऐसी बातों को जिनसे किसी के आहत होने की संभावना हो या तो कहते नहीं थे या दबे स्वर में कहते थे।
यह नगेंद्र के बहिरंग जीवन का ही चित्र प्रस्तुत करती है, अंतरंग का नहीं। इस मायने में इसे अधूरी कथा ही कहा जा सकता है। काव्य सृष्टि हिंदी जगत में उनकी छवि और प्रसिद्धि मुख्यतः आलोचक के रूप में है, पर उनकी महत्वाकांक्षा कवि बनने की थी। उन्होंने अपने साहित्यिक जीवन का आरंभ कवि के रूप में ही किया था। 2 काव्य संग्रहों वनबाला और छंदमयी में उन्होंने अपने मन की अनुभूतियों को अभिव्यक्त किया है। उनके पहले काव्य संग्रह वनबाला का प्रकाशन छायावाद के चरमोत्कर्ष के समय हुआ। उनकी इन कविताओं में किशोर मन की भावमयता और उसके साथ प्रिय से एकाकार हो जाने की प्रबल इच्छा है। इस संग्रह का नाम जिस कविता के आधार पर दिया गया है वह इस संग्रह की अंतिम रचना है। छंदमयी का प्रकाशन इसके 12 वर्ष बाद हुआ। छंदमयी की कविताओं में भी एक प्रेयसी है जिसे कवि नाना रूपों में स्मरण करता है और उसकी अनेक छवियों को, मनोहारी भंगिमाओं को शब्द चित्रों में ढालकर प्रस्तुत करता है। एक उदाहरण देखें। सरले, ये सुंदर काव्य चित्र, ये दिव्य भाव हैं मन की मधुमय भ्रांति, चेतना के भुलाव। नगेंद्र मूलतः प्रणय, कल्पना और सौंदर्य के कवि हैं। उनकी कविताओं में सामाजिक चेतना को उतना स्थान प्राप्त नहीं है। लंबे समय तक काव्य रचना के प्रति उदासीन रहने के बाद विश्व काव्य चयनिका में अनुवादों के माध्यम से कवि नगेंद्र की वापसी हुई। इस चयनिका के संपादन के पीछे डॉक्टर नगेंद्र की यह इच्छा थी कि हिंदी के पाठकों को विश्व काव्य की कुछ कालजयी रचनाओं की बानगी देखने का अवसर मिले। उनके काव्यानुवादों में जिस भाव समृद्ध, संवेदनशील हृदय और कुशल शैलीकार के दर्शन होते हैं वह कोई कवि हृदय संपन्न व्यक्ति ही कर सकता है। डॉक्टर नगेंद्र के इन अनुवादों में जो पहली बात ध्यान आकर्षित करती है वह है चुने हुए अंशों की विविधता। उन्होंने जिन मूल रचनाओं को चुना है उनके कवि अलग अलग भाषाओं के ऐसे कवि हैं जिनकी मानसिक बनावट और जीवन दृष्टि एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। इनमें अंग्रेजी के शेक्सपियर, मिल्टन और वर्ड्सवर्थ, जर्मन कवि हाइने के साथ संस्कृत के कालिदास और तमिल के कवि कम्बन भी शामिल हैं। उनके अनुवादों में एक निश्चित पद्धति दिखाई देती है। वे पहले मूल रचना के प्रभाव को आत्मसात कर लेते हैं, फिर शब्दों के पर्यायों में से चुनाव करते समय वे प्रायः ऐसे शब्द चुनते हैं जो हिंदी भाषा की प्रवृत्ति और वाक्य रचना के अनुरूप हो। इसके साथ ही शब्दों के प्रचलन, देश काल, वातावरण आदि भी उनकी नज़रों से ओझल नहीं होते। डॉक्टर नगेंद्र की भाषा शैली। डॉक्टर नगेंद्र की आलोचना की भाषा में अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग बहुतायत से मिलता है। काव्यानुवाद में शब्दों के पर्याय चुनते समय वे इस बात का सदैव ध्यान रखते थे कि वे प्रचलन, देश काल तथा वातावरण के अनुरूप हो। डॉक्टर नगेंद्र ने जिन कविताओं को अनुवाद के लिए चुना वे सब छंदबद्ध हैं, चाहे वे तुकांत हों या अतुकांत। दोनों रूपों में अनुवाद करते समय हिंदी भाषा की प्रकृति और काव्य विषय का ध्यान रखकर किया है। रोला छंद का चुनाव उन्होंने मिल्टन की कविता के अनुवाद के लिए किया है। एक उदाहरण द्रष्टव्य है। जब मैं हूँ सोचता कि मेरी ज्योति खो गई, किंतु आयु है शेष अभी आधी से ज़्यादा, और दिव्य मेरी प्रतिभा यह जो न मरेगी कभी, मृत्यु के अंतिम क्षण तक यूं ही निष्क्रिय पड़ी हुई है। मिल्टन की एक अन्य कविता पैराडाइज लॉस्ट के अनुवाद में उन्होंने कवित छंद का प्रयोग किया है। डॉक्टर नगेंद्र ने सभी कविताओं का अनुवाद करते समय अर्थ की गरिमा को पूरी तरह बनाए रखा है, पर फिर भी उनका समग्र प्रभाव मौलिक रचना से कहीं कम नहीं है। काव्य रचना में जहाँ रागात्मक शैली का प्रयोग हुआ है वहाँ समीक्षा तथा काव्यशास्त्र विवेचन में तर्क शैली व पांडित्यपूर्ण विवेचन प्रधान है। संस्मरण व निबंधों में वैयक्तिकता, आत्मीयता और विश्लेषणात्मक शैली के दर्शन होते हैं। उनकी सभी रचनाओं में भाषा उनके व्यक्तित्व की परिचायक रही है। हिंदी साहित्य में डॉक्टर नगेंद्र अपनी तरह के अकेले आलोचक हैं। वे एक व्यक्ति ही नहीं वरन एक संस्थान थे। उन्होंने अथक परिश्रम से स्वयं को बड़े आलोचक के रूप में स्थापित किया। किसी भी अन्य साहित्यकार का विश्वविद्यालयों, हिंदी के पाठ्यक्रमों और हिंदी विभागों पर इतना प्रभाव नहीं पड़ा जितना डॉक्टर नगेंद्र का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद हिंदी आलोचना की बागडोर जिन आलोचकों ने संभाली उसमें एक महत्वपूर्ण नाम डॉक्टर नगेंद्र का भी है।
परंपरा का ज्ञान, उसके प्रति सम्मान और दृष्टिकोण की आधुनिकता उनके अध्यापन और लेखन दोनों की विशेषता थी। उन्होंने काव्य लेखन से अपने साहित्यिक जीवन का प्रारंभ किया था, पर हिंदी जगत में वे एक ऐसे आलोचक हैं जिन्हें उनके सरोकारों की विविधता, विश्वविद्यालयी क्षेत्र में हिंदी विषय की सम्मानजनक प्रतिष्ठा, हिंदी शिक्षण में काव्यशास्त्री चिंतन के प्रसार और मध्यकालीन साहित्य के आधुनिक बोधात्मक अध्ययन की परंपरा का सूत्रपात करने के लिए हमेशा स्मरण किया जाएगा। काव्यशास्त्री रचनाओं के संपादन, अनुवाद और व्याख्या विश्लेषण का काम जितने बड़े पैमाने पर उन्होंने संपन्न किया, उतना किसी और ने नहीं। अपने जीवन के अंतिम दौर में भी डॉक्टर नगेंद्र अपने स्वभाव के अनुरूप योजनाएं बनाकर क्रियान्वित करते रहे। उनके निधन से हिंदी जगत की जो अपूरणीय क्षति हुई, वह संभवतः अब कभी पूरी नहीं हो पाएगी।